हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिनका आप लोग यहाँ पे नाम देख रहे हैं, हावर्ड एस बेकर। हावर्ड एस बेकर का नाम आते ही एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है और वो होता है लेबलिंग थ्योरी का। तो क्या हावर्ड एस बेकर ने सिर्फ लेबलिंग थ्योरी ही दी है या इनका समाजशास्त्र में और भी कुछ कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि जब हावर्ड एस बेकर की बात होती है या फिर लेबलिंग थ्योरी की बात होती है तो ये ज़रूरी है कि हावर्ड एस बेकर से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर हमें हावर्ड एस बेकर के बारे में और डिटेल में जानना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग यही समझेंगे कि आखिर में हावर्ड एस बेकर कौन है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के समाजशास्त्री हैं, इन्होंने समाजशास्त्र में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो आज इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग इनकी इमेज देख सकते हैं। ये लेक्चर मैं बता दूं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, लेकिन डिस्कस हम लोग जो है वो हिंदी लैंग्वेज में ही करेंगे, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में जब डिस्कशन होता है तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर करने वाले हमारे साथी हैं वो आप लोग पॉज करके और रीड कर लीजिएगा, बाकी हम लोग डिस्कशन जो है वो हिंदी में ही करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। हावर्ड साल बेकर, इनका कंप्लीट नेम जो है हावर्ड साल बेकर है। इनका जीवन काल जो 18 अप्रैल 1928 से 16 अगस्त 1923 तक रहा है। यह एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे जो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। बेकर ने विचलन के समाजशास्त्र, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेकर किससे किससे संबंधित रहे हैं। तो विचलन के समाजशास्त्र, कला के समाजशास्त्र और संगीत के समाजशास्त्र में योगदान इन्होंने दिया है। तो जब ये सोशियोलॉजी के फील्ड में आते हैं उससे पहले ये म्यूजिक से काफ़ी जुड़े हुए थे, कला से भी काफ़ी जुड़े हुए थे। तो इसलिए कला के समाजशास्त्र और संगीत के समाजशास्त्र में इनका योगदान जो है वो माना जाता है। बेकर ने समाजशास्त्रीय लेखन शैलियों और पद्धतियों पर भी विस्तार से लिखा। बेकर की 1963 की पुस्तक आउटसाइडर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ने लेबलिंग सिद्धांत की नींव प्रदान की। तो अगर क्वेश्चन कभी इस तरीके से बन के आ जाए कि लेबलिंग थ्योरी जो दी गई है हावर्ड एस बेकर के द्वारा वो किस बुक में दी गई है, तो ये बुक है आउटसाइडर्स। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग जब भी पढ़ा करिए तो सिर्फ एक एक जो वन लाइन के फैक्ट्स होते हैं वैसे नहीं पढ़ा करिए। आप लोग किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी फैक्ट को एक दूसरे से को रिलेट करते हुए जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होगी। बेकर को अक्सर एक प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी या सामाजिक निर्माणवादी कहा जाता था। हालांकि उन्होंने खुद को किसी भी पद्धति से नहीं जोड़ा। बेकर को दूसरे शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी का हिस्सा माना जाता है। तो जो द्वितीय शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी पीढ़ी रही है उसका हिस्सा इनको माना जाता रहा है। यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में कंटेंट देख रहे हैं। हावर्ड सॉल बेकर, टाइमलाइन अप्रैल 18 1928 to August 16 2023, was an American sociologist who taught at Northwestern University. Baker made contributions to the sociology of deviance, sociology of art, and sociology of music. Baker also wrote extensively on sociological writing styles and methodology, very very important है। Baker's 1963 book Outsiders provided the foundations for labeling theory. Baker was often called a symbolic interactionist or social constructionist, although he did not align himself with either method. A graduate of the University of Chicago, Baker was considered part of the second
Chicago School of Sociology, which also includes Irving Goffman and Anselm Strauss। तो ये दोनों थिंकर भी जो हैं वो सेकेंड शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब हम लोग जो डिस्कशन है वो हिंदी में ही करेंगे। तो प्रारंभिक शिक्षा और इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हावर्ड साल बेकर का जन्म 18 अप्रैल 1928 को शिकागो इलिनॉइस में एलन बेकर और डोना बेकर के बेटे के रूप में हुआ था। बेकर ने कम उम्र में पियानो बजाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संगीत से इनका काफ़ी गहरा जुड़ाव बचपन से ही था और 15 साल की उम्र तक बार और स्ट्रिप चाइन्स में एक पियानो वादक के रूप में काम किए और बाद में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एक कैंपस बैंड के साथ काम इन्होंने किया। बेकर के अनुसार वह द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अर्ध पेशेवर रूप में काम करने में सक्षम थे। बेकर ने 1946 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्कूल में रहते हुए बेकर ने अर्ध पेशेवर रूप से पियानो बजाना जारी रखा, अर्थात यहाँ पे इनकी पढ़ाई भी हो रही थी और उधर ये अपना कुछ काम भी कर रहे थे जिसमें ये पियानो बजाते थे, एक्स्ट्रा अपना अलग से काम करते थे। बेकर के अनुसार उन्होंने संगीत को अपने करियर और समाजशास्त्र को एक शौक के रूप में देखा। फिर भी उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में एमए और पीएचडी दोनों प्राप्त की, जहां उन्होंने शिकागो स्कूल के शिक्षकों पर अपना डॉक्टरेट शोध प्रबंध लिखा। शिकागो विश्वविद्यालय में बेकर को मूल शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी की परंपरा में पढ़ाया गया था। बेकर और उनके सहयोगियों, जिनमें इरविंग गॉफमैन, एंसेलम स्ट्रॉस शामिल थे, को बाद में दूसरे शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी का हिस्सा माना जाएगा। शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी ने गुणात्मक डेटा विश्लेषण पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया और शिकागो शहर के साथ एक प्रयोगशाला के रूप में काम किया। बेकर के शुरुआती काम का अधिकांश हिस्सा शिकागो स्कूल की परंपरा में निर्देशित था, विशेष रूप से एवरेट सी ह्यूज द्वारा, जिन्होंने बेकर के गुरु और सलाहकार के रूप में काम किया था। बेकर को अक्सर एक प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी भी कहा जाता है, भले ही वह लेबल को स्वीकार नहीं करते हैं। बेकर के अनुसार उनका अकादमिक वंश जॉर्ज शीमेल, रॉबर्ट एजरा पार्क और एवरेट ह्यूज हैं। 23 वर्ष की आयु में पीएचडी प्राप्त करने के बाद बेकर ने किशोर अनुसंधान संस्थान में मारिजुआना के उपयोग का अध्ययन किया। मारिजुआना पे इनकी एक बुक भी लिखी गई है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाद में उन्हें 1953 से 1955 तक इलिनॉइस विश्वविद्यालय में फोर्ड फाउंडेशन पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया और फिर अपने शिक्षण करियर की शुरुआत करने से पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की मानव समस्याओं के अध्ययन संस्थान में एक शोध सहयोगी के रूप में ये 3 साल बिताए थे। यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में कंटेंट देख सकते हैं, तो आप लोग पॉज करके रीड कर लीजिएगा एक बार। ओके, नेक्स्ट पेज। शिक्षण कैरियर की बात अब हम लोग कर लेते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद बेकर ने शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के प्रशिक्षक के रूप में 3 साल तक काम किए। 1965 में बेकर नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर बन गए, जहां उन्होंने 1991 तक पढ़ाया। नॉर्थ वेस्टर्न में अपने करियर के दौरान बेकर ने मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में और रियो डी जेनेरो में म्यूजू नेशनल में विजिटिंग स्कॉलर के रूप में भी पढ़ाए थे। 1991 में बेकर समाजशास्त्र के प्रोफेसर बने और 1996 में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में संगीत के सहायक प्रोफेसर बने। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो टैलेंट है वो ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंटेलेक्चुअली सिर्फ सोशियोलॉजी से रिलेटेड थे, बल्कि ये म्यूजिक से भी उतने ही ज़्यादा रिलेटेड थे, जब तक कि वे 1999 में सेवानिवृत्त नहीं हो गए। बेकर को अपने क्षेत्र में अनेक पुरस्कार और सम्मान भी मिले।
इनमें 1978 से 1979 में गुगेनहाइम फेलोशिप, 1980 में सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शन द्वारा प्रदान किया गया चार्ल्स हॉटन कूली पुरस्कार, 1981 में कॉमनवेल्थ पुरस्कार, 1985 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा सामाजिक मनोविज्ञान अनुभाग में प्रदान किया गया कूली मीड पुरस्कार, 1987 में सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शन द्वारा दिया गया जॉर्ज हर्बर्ट मीड पुरस्कार और 1998 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा प्राप्त किया गया विशिष्ट छात्रवृत्ति के करियर के लिए पुरस्कार शामिल है। तो इनको बहुत सारे फेलोशिप और बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए थे। यहाँ पे आप लोग टीचिंग करियर देख सकते हैं। ओके, योगदान की बात करते हैं कि आखिर में हार्वर्ड एस बेकर को हम क्यों पढ़ें, अगर पढ़ें तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है विचलन का समाजशास्त्र और लेबलिंग सिद्धांत या लेबलिंग थ्योरी। हालांकि बेकर ने विचलन विशेषज्ञ होने का दावा नहीं किया, लेकिन इस विषय पर उनके काम को अक्सर समाजशास्त्रियों और अपराध शास्त्रियों द्वारा विचलन का अध्ययन करने के लिए उद्धृत किया जाता है। बेकर की 1963 की पुस्तक आउटसाइडर्स को लेबलिंग सिद्धांत और विचलन के अध्ययन में इसके अनुप्रयोग पर पहली पुस्तकों में से एक माना जाता है। तो ये आउटसाइडर्स जो है हार्वर्ड एस बेकर की बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। इसको आप लोग बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं, इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। आउटसाइडर्स में ही मैंने आप लोगों को बताया कि लेबलिंग थ्योरी जो है उसका बेस रखा गया था। बेकर ने उस सिद्धांत की खोज की जिसमें विचलन केवल एक सामाजिक निर्माण है जिसका उपयोग जनता को कुछ समूहों से डरने और उन्हें अपराधी बनाने के लिए किया जाता है। विषय पर शुरुआती निबंधों का संकलन आउटसाइडर्स दो विचलित समूहों के माध्यम से बेकर के विचलन के सिद्धांतों को रेखांकित करता है, मारिजुआना उपयोगकर्ता और नृत्य संगीतकार। तो ये दो पार्ट में हमें विचलित समूह दिखाई देंगे। पुस्तक में बेकर विचलन को किसी बुरे व्यक्ति का गुण नहीं बल्कि किसी व्यक्ति की गतिविधि को बुरा मानने का परिणाम के रूप में परिभाषित करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अभी किसी अगर क्लास में किसी बच्चे को बार बार बोला जाता है कि तुम तो पढ़ने में कमज़ोर हो, पढ़ने में कमज़ोर हो, तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें इतना नहीं समझ सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ने में वीक हो, इस तरीके से अगर बार बार बोला जाए तो बच्चे का ये माइंडसेट हो जाएगा। वो ये बार बार यही सोचेगा कि क्या रियल में मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ क्या। उसको वैसा ही लगने लगेगा कि हाँ शायद मैं पढ़ने में ही कमज़ोर हूँ, इसीलिए तो टीचर मुझे बार बार कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये किसी बुरे व्यक्ति का गुण नहीं बल्कि किसी व्यक्ति की गतिविधि को बुरा मानने का परिणाम होता है। बेकर ड्रग कल्चर पर अपने काम के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं, विशेष रूप से मारिजुआना के इस्तेमाल पर उनके अध्ययन के लिए। तो अगर ये कहा जाए कि मारिजुआना के इस्तेमाल का अध्ययन किसने किया था तो इसमें हार्वर्ड एस बेकर का नाम आता है। आउटसाइडर्स के अध्याय 3 और 4 जो मूल रूप से अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में 1953 में प्रकाशित हुए थे, जांच करते हैं कि मारिजुआना उपयोगकर्ताओं को सामाजिक विचलित के रूप में कैसे लेबल किया जाता है। तो जैसे हम देखें कि कुछ लोग नशे की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से मारिजुआना भी होता है। तो ये एक इसी तरीके से मान सकते हैं कि नशीली जो जैसे कि लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं, तो ऐसे ही मारिजुआना भी होता है। तो उसके उपयोगकर्ताओं को सामाजिक विचलित के रूप में लेबल किया जाता है। बेकर अल्फ्रेड लिंड स्मिथ की पुस्तक ओपियम एडिक्शन, यहाँ पे एक और फैक्ट आप लोगों को इम्पॉर्टेंट मिल रहा है, ये बेकर से रिलेटेड नहीं है बल्कि अल्फ्रेड लिंड स्मिथ की पुस्तक है और ये है ओपियम एडिक्शन। अगर ये एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि ओपियम एडिक्शन किसकी पुस्तक है या किसने लिखा है तो ये है अल्फ्रेड लिंड स्मिथ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बेकर अल्फ्रेड लिंड स्मिथ की पुस्तक ओपियम एडिक्शन पढ़ने के बाद इस विषय पर लिखने के लिए प्रेरित हुए जिसे एडिक्शन एंड
ओपिएट्स के रूप में अद्यतन और पुनर्प्रकाशित किया गया था। तो ये है एडिक्शन एंड ओपिएट्स, जो कि 1968 में ये बेकर के द्वारा लिखा गया और प्रकाशित किया गया। एक संगीतकार के रूप में बेकर को ड्रग कल्चर का पहला अनुभव था और संगीत परिदृश्य से अपने संबंधों के माध्यम से वे साक्षात्कार प्रतिभागियों को प्राप्त करने में सक्षम थे, क्योंकि चूंकि ये एक संगीतकार के रूप में इन्होंने काम भी किया था, तो ये ड्रग कल्चर का पहले से एक्सपीरियंस कर चुके थे और इसलिए उनको इंटरव्यू लेने के लिए लोग भी मिल जाते थे। पहला लेख जो इनका रहा, मारिजुआना उपयोगकर्ता बनना, अर्थात बिकमिंग अ मारिजुआना यूजर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में एच है जबकि इसे मारिजुआना बोलते हैं। बताता है कि कैसे सामाजिक संपर्क दवा का उपयोग करना सीखने और इसके प्रभावों का आनंद लेने में भूमिका निभाता है। 1960 के दशक के अंत में बेकर ने ड्रग कल्चर पर दो अतिरिक्त लेख लिखे और ये है इतिहास, संस्कृति और व्यक्तिपरक अनुभव, ड्रग प्रेरित अनुभवों के सामाजिक आधारों की खोज और कैंपस ड्रग घटनाओं का अंत। इसको हम लोग इंग्लिश में भी देख लेंगे कि इसको किस तरीके से हम समझेंगे, क्योंकि सपोज अगर हिंदी में टर्म्स बदल जाते हैं बट इंग्लिश में जो नेम होते हैं वो सेम होते हैं। भले ही उन्होंने 1970 के दशक से ड्रग कल्चर पर कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन बेकर को अभी भी इस क्षेत्र में एक प्रभावशाली शोधकर्ता के रूप में व्यापक रूप से पहचाना जाता है। विचलन के समाजशास्त्र में बेकर द्वारा किया गया एक और योगदान विचलित संस्कृतियों पर उनका अध्ययन था। आउटसाइडर्स में बेकर ने संगीतकारों के अपने अवलोकन के माध्यम से विचलित संस्कृतियों के गठन की जांच की। बेकर के अनुसार संगीतकार खुद को गैर संगीतकारों या वर्गों के विपरीत रखते हैं, जो बदले में उन्हें विचलित संस्कृति के रूप में मजबूत और अलग करता है। तो एक जो संगीतकार होता है वो खुद को गैर संगीतकारों के जो वर्ग होते हैं उनसे अपने आप को अलग रखता है और जो बदले में उन्हें एक विचलित संस्कृति के रूप में मजबूत या अलग करता है कि हम तो इनसे अलग हैं। बेकर ने विचलित संस्कृति के अपने अध्ययन के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण योगदान विचलित करियर की अवधारणा के रूप में दिया है। तो अगर ये पूछा जाए कि विचलित करियर का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी हावर्ड एस बेकर के द्वारा दिया गया है। संगीतकारों के मामले में बेकर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यवसाय को चुनने के परिणामों की जांच करते हैं जो पहले से ही एक विचलित समूह के भीतर स्थित है और यह कैसे बदले में अभिनेता को विचलित के रूप में करियर चुनने का लेबल देता है। विचलित करियर पर बेकर का काम उनके गुरु एवरेट ह्यूज के काम से काफ़ी प्रभावित है। विचलन पर बेकर के काम ने उन्हें लेबलिंग थ्योरी जो है या लेबलिंग सिद्धांत के संस्थापकों में से एक के रूप में मजबूत किया है। लेबलिंग सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि एक सामाजिक विचलन एक स्वाभाविक रूप से विचलित व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे विचलित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस तरह से लेबल किया जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि अगर किसी क्लास में कोई स्टूडेंट है और उसको टीचर बार बार कहता है कि तुम पढ़ने में वीक हो, तो उसे एक लेबल लगा दिया जाता है कि रियल में ये वीक है और ये माइंडसेट बच्चे का भी बन जाता है कि मैं वीक हूँ और टीचर्स भी ये सोचता है कि अरे ये तो वीक ही है। तो रियल में वैसा भले ना हो, लेकिन उसको एक लेबल या ठप्पा लगा दिया जाता है। आउटसाइडर्स के पहले अध्याय में बेकर बताते हैं, ये इनका कथन है कि सामाजिक समूह ऐसे नियम बनाकर विचलन पैदा करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सामाजिक समूह ऐसे नियम बनाकर विचलन पैदा करते हैं जिनका उल्लंघन विचलन पैदा करता है और उन भूमिकाओं को विशेष लोगों पर लागू करके और उन्हें बाहरी लोगों के रूप में लेबल करके ऐसा किया जाता है। इस दृष्टिकोण से विचलन व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता नहीं है, बल्कि दूसरों द्वारा अपराधी पर नियमों और प्रतिबंधों के आवेदन का
परिणाम है। विचलित व्यक्ति वह होता है जिस पर उस लेबल को सफलतापूर्वक लागू किया गया हो। विचलित व्यवहार वह व्यवहार है जिसे लोग ऐसा लेबल देते हैं। बेकर के अनुसार सभी व्यक्ति जिन्हें विचलित करार दिया जाता है उन्हें विचलित ही नहीं रहना चाहिए। हालांकि एक बार विचलित करार दिए जाने के बाद व्यक्ति के विचलित पथ अपनाने की संभावना अधिक हो जाती है। अब जैसे सपोज कि कोई बच्चा है और वो अगर मान लीजिए कि किसी मजबूरीवश, किसी ऐसी परिस्थितिवश उसने कहीं से कोई चीज़ उठा ली और उसे ये प्रूफ कर दिया गया कि ये तो चोर है और इसने चोरी कर ली है, ये इसने उठाया नहीं। या अगर मान लेते हैं किसी उसकी नीड थी और उठा ही लिया, उसने ले लिया वहाँ से बिना किसी पूछे, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं पूछूंगा तो मुझे नहीं दिया जाएगा, उसने ले लिया। सपोज कोई मेडिसिन ही है, कोई दवा ही है और उसने ले लिया, उसे चोर करार दे दिया गया कि ये जो है वो चोर है। तो उसकी लोगों की मानसिकता तो ये सेट हो गई कि वो चोर है, उसकी भी अपनी मानसिकता हो गई क्योंकि लोग उसे एक चोर के रूप में ही देख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ऐसे विचलित पथ अपनाने की संभावना भी अधिक हो जाती है क्योंकि वो एक लेबल लगा दिया जाता है कि अरे ये तो चोर है, तो उसे नॉर्मल तरीके से तो रह ही नहीं सकता है, तो इसलिए वो फिर उसी तरीके से सोचता है कि अब तो जब चोर हूँ तो भाई हमारी तो यही पहचान ही बन गई है। तो ये वाली स्थिति होती है। 1973 में बेकर ने लेबलिंग थ्योरी पर पुनर्विचार नामक अंतिम अध्याय के साथ आउटसाइडर्स को फिर से जारी किया। तो आउटसाइडर्स जो है 1973 में फिर से आती है लेबलिंग थ्योरी पर पुनर्विचार के नाम से। अध्याय में बेकर उन आलोचकों को जवाब देते हैं जो तर्क देते हैं कि लेबलिंग सिद्धांत विचलन का एक इटियोलॉजिकल स्पष्टीकरण या यह स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है कि व्यक्ति पहली बार में कैसे विचलित कार्य करने लगते हैं। आखिर में कोई व्यक्ति विचलित कार्य कर रहा है तो वो पहली बार आखिर में करता कैसे है, ये बात जो है लेबलिंग थ्योरी जो है वो उसको एक्सप्लेन करने में अस्पष्ट है। बेकर बताते हैं कि सिद्धांत को विचलन के एक व्यापक सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, ना ही इसका उद्देश्य विचलित व्यवहार को केवल बाहरी प्रभाव के उत्पाद के रूप में समझाना था, बल्कि लेबलिंग सिद्धांत का उद्देश्य जो है वो इस बात पर ध्यान केंद्रित करना था कि लेबलिंग किस तरह से अभिनेता को ऐसी परिस्थितियों में डालती है जो उसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी की सामान्य दिनचर्या को जारी रखना कठिन बना देती है और इस तरह उसे असामान्य कार्यों के लिए उकसाती है। यहाँ पे आप लोग सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस एंड लेबलिंग थ्योरी आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश में है, तो आप लोग पॉज करके रीड कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखना था आउटसाइडर्स में। यहाँ पे आप लोग देखिए ओपियम एडिक्शन की बात की गई है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है द फर्स्ट ऑफ द आर्टिकल बिकमिंग अ माइजुआना यूजर आउटलाइंस हाउ सोशल इंटरेक्शन प्लेज अ रोल इन लर्निंग टू यूज एंड एंजॉय द इफेक्ट ऑफ द ड्रग। द सेकेंड माइजुआना यूज एंड सोशल कंट्रोल डिस्क्राइब हाउ मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल सर्व टू लिमिट यूज ऑफ ड्रग एंड फर्दर लेबल यूजर्स एज डेविएंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये नेक्स्ट पेज है। यहाँ पे आप लोग ये देखिए, इन द लेट 1960s बेकर रोट 2 एडिशनल आर्टिकल ऑन ड्रग कल्चर, जिसको अभी हम लोग हिंदी में देखे थे, हिस्ट्री कल्चर एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इनका आर्टिकल रहा है। तो अगर एग्जाम में कभी पूछ दिया जाए कि हिस्ट्री कल्चर एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द सोशल बेसिस ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड एक्सपीरियंसेस, तो इतना ज़्यादा आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री कल्चर एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो है ये आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हार्वर्ड एस बेकर के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा जो था एंडिंग कैंपस ड्रग इंसिडेंट, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 2 आर्टिकल इनके द्वारा लिखे गए थे।
1960s में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कला का समाजशास्त्र के बारे में इन्होंने क्या कहा है। अपने शोध प्रबंध को लिखने के बाद बेकर की कला के समाजशास्त्रीय अध्ययन में रुचि बढ़ी। बेकर का मानना था कि यह क्षेत्र अविकसित था और इसमें मुख्य रूप से विशेष कलाकारों के पतले आवरण वाले मूल्य निर्णय शामिल थे। कला के समाजशास्त्र में पिछले काम के विपरीत बेकर ने कला को सामूहिक कार्यवाही के रूप में देखा और कला का अध्ययन एक व्यवसाय के रूप में किया था। इन्होंने इस क्षेत्र में बेकर के मुख्य योगदानों में से एक सामूहिक कार्यवाही के उत्पाद के रूप में कला का विचार है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कला को इन्होंने सामूहिक कार्यवाही के रूप में देखा है और जो कला का अध्ययन है इसको एक व्यवसाय के रूप में अध्ययन किया है। अपने 1982 की पुस्तक आर्ट वर्ड में ये इनकी बुक है, इम्पॉर्टेंट बुक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्ट वर्ड्स में बेकर बताते हैं कि कई व्यक्तियों के समन्वय के माध्यम से कला का एक काम कैसे बनता है। बेकर के अनुसार कला के निर्माण के लिए, कला का आखिर में निर्माण होता कैसे है, तो कला के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियों का उत्पादन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बिना कला बनाना मुश्किल हो जाता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ योगदान होता है। यह मुश्किल हो जाता है यदि असंभव नहीं, तो ये हम कह सकते हैं कि अगर असंभव नहीं है तो मुश्किल तो जरूर हो जाता है। बेकर यह भी संदर्भित करते हैं कि श्रम का विभाजन कलाकृति के निर्माण में कैसे भूमिका निभाता है। यानी श्रम का जो विभाजन है, जो हम एक लेबर का हम डिवीज़न करते हैं किस तरीके से, तो इससे भी हमारा कलाकृति का निर्माण में अलग अलग भूमिकाएं दिखाई देती हैं, जिसमें कई व्यक्तियों का काम कलाकार के उपकरणों और दिनचर्या के उत्पादन में जाता है। तो सबका अपना अपना काम होता है और इस तरीके से हम देखेंगे किसी कलाकृति का निर्माण किया जाता है। निर्माण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरणों के अलावा बेकर कला को मूल्य प्रदान करने में साझा अर्थ की भूमिका पर भी जोर देते हैं। दूसरे शब्दों में बेकर का मानना है कि किसी काम की मूल्य की सामान्य समझ के बिना, किसी काम के मूल्य की सामान्य समझ के बिना उसके लिए कोई सामाजिक अनुनाद होना मुश्किल है। आर्ट वर्ड्स के अलावा बेकर ने कला के समाजशास्त्र पर कई निबंध लिखे हैं। इन निबंधों को 2 खंडों का फ्रेंच में अनुवाद किया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं, पैरोल्स एट म्यूजिक और प्रपोज सुर लाट। इसके अलावा 2006 में बेकर ने आर्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश का संपादन और योगदान दिए, जो समाजशास्त्रीय निबंधों का संकलन है, जो इस सवाल को संबोधित करता है कि एक कलाकार कब काम समाप्त होता है, इसका फैसला कैसे करते हैं। इस विषय पर अपने लेखन के साथ बेकर ने कला के समाजशास्त्र पर एक पाठ्यक्रम भी पढ़ाया है। यहाँ पे आप लोगों को सेम कंटेंट जो है वो इंग्लिश में दिख रहा है। ओके, लेखन शैली और कार्य प्रणाली के बारे में देखते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत में बेकर के योगदान के अलावा उन्होंने समाजशास्त्र के अभ्यास पर भी विस्तार से लिखा है। सोशल साइंटिस्ट के लिए लेखन 1986 में बेकर सामाजिक विज्ञान लेखन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को सलाह देते हैं। बेकर के अनुसार पुस्तक समाजशास्त्रीय लेखन शैली पर नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय में एक सेमिनार पढ़ाने के दौरान छात्रों से सीखी गई जानकारी से बनी है। एक साक्षात्कार में बेकर कहते हैं, ये इनका कथन है कि खराब समाजशास्त्रीय लेखन को अनुशासन की सैद्धांतिक समस्याओं से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आ जाए ऐसा कि ये किसके द्वारा कहा गया कथन है कि खराब समाजशास्त्रीय लेखन को अनुशासन की सैद्धांतिक समस्याओं से अलग नहीं किया जा सकता है, ये हावर्ड एस बेकर ने कहा है। ओके, इस प्रकार बेकर विद्वानों की निष्क्रिय आवाज़ और अमूर्त संज्ञाओं से बचते हुए प्रत्यक्ष शैली में लिखने की सलाह देते हैं।
ट्रिक्स ऑफ ट्रेड, ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। में बेकर ने समाजशास्त्रीय तरीकों पर अपने विचारों को रेखांकित किए हैं। पुस्तक बेकर के इस विश्वास पर केंद्रित है कि जिस स्थिति में इसका उपयोग किया जा रहा है उससे स्वतंत्र शोध की विधि स्थापित करना असंभव है। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड में इन्होंने कहा है। बेकर के अनुसार पुस्तक में उन्होंने सामाजिक शोध के जिन सिद्धांतों का वर्णन किया है वे मुख्य रूप से शिकागो विश्वविद्यालय में उन प्रोफेसरों और सहकर्मियों से सीखी गई बातों पर आधारित है। इसके अलावा बेकर सामाजिक दुनिया को समझने के तरीकों के रूप में व्यवस्थित डेटा संग्रह और कठोर विश्लेषण को बढ़ावा देते हैं। टेलिंग अबाउट सोसाइटी में बेकर के लेखन मार्गदर्शिकाओं की श्रृंखला में तीसरा भाग माना जाता है। बेकर का तर्क है कि सामाजिक रूप से निर्मित पाठ या कलाकृतियां उस समाज के बारे में जानकारी के मूल्यवान स्रोत हो सकते हैं जिसने उन्हें बनाया है। पहले के कार्यों की तरह वह केवल वस्तुओं का अध्ययन करने के बजाय इन कलाकृतियों को बनाने वाली गतिविधियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के महत्व पर जोर देता है। ओके, सेम कंटेंट आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग इनकी बुक्स देख लेते हैं। तो इनकी हम लोगों ने एविडेंस करके एक बुक है, वो इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। और एक बुक आप लोगों को और मैं बताऊंगी जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, बॉयज़ इन वाइट स्टूडेंट कल्चर इन मेडिकल स्कूल। तो ये एवरेट सी ह्यूज और एंसेलम स्ट्रॉस के साथ इन्होंने मिल के लिखा है। ओके, द अदर साइड पर्सपेक्टिव ऑन डेविएंस करके है हावर्ड एस बेकर की बुक। मेकिंग द ग्रेड सोशियोलॉजिकल वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। मेथड एंड सब्सटेंस। ओके, आउटसाइडर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी फोटोग्राफिकली, आर्ट वर्ड्स। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी कितनी सारी बुक्स जो हैं जो कि हम लोगों को नहीं पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये। राइटिंग्स फॉर सोशल साइंटिस्ट, यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, डूइंग थिंग्स टुगेदर, ये भी एक बहुत ही इंटायरली डिफरेंट बुक है। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, टेलिंग अबाउट सोसाइटी, डू यू नो, द जैज रिपर्टोयर इन एक्शन। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। थिंकिंग टुगेदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक इनकी है। व्हाट अबाउट मोजार्ट, एविडेंस। ओके, और ये एक बुक है क्वेस्टे क्यू कैस करके है। तो आई थिंक ये दूसरे लैंग्वेज में है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। ओके, आर्टिकल्स इनके हम लोग देख लेते हैं, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी आर्टिकल इन्होंने लिखे हैं। तो 1951 से 1994 के बीच में द प्रोफेशनल डांस म्यूजिशियन एंड हिज ऑडियंस, ये आर्टिकल है। मॉडेस्ट प्रपोजल फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सोशियोलॉजी, सोशल साइंस इन द वर्क ऑफ हैंस हैक विथ जॉन वाल्टन के द्वारा साथ में लिखा है। फील्ड वर्क विद द कंप्यूटर, ये आप लोग देख सकते हैं। कन्फ्यूजन ऑफ वैल्यूज, प्रोफेशनलिज्म इन सोशियोलॉजी, अमेरिकन पॉपुलर सॉन्ग, चिल्ड्रंस कॉन्सेप्शंस ऑफ मनी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कॉन्शियसनेस, पावर एंड ड्रग इफेक्ट्स। ओके, 95 से 2004 के बीच में कुछ इनके आर्टिकल हैं। विजुअल एविडेंस करके है। स्टडिंग द न्यू मीडिया, ड्रग्स व्हाट आर दे, द इटिक्वेट ऑफ इम्प्रोविसेशन, द शिकागो स्कूल सो कॉल्ड क्वालिटेटिव सोशियोलॉजी करके ये एक आर्टिकल है इनका। टॉक्स बिटवीन टीचर्स, हाइपर टेक्स्ट फिक्शन, द पावर ऑफ इनर्सिया। ओके, 2004 से 2007 तक के जो आर्टिकल है यहाँ पे ASA कन्वेंशन है। सोशल साइकोलॉजी क्वार्टरली करके, हाउ वी डील विथ द पीपुल वी स्टडी। ओके, द जैज रिपर्टोयर, ये आप लोग देख सकते हैं। जैज रिपर्टोयर करके इनकी बुक भी है। आई थिंक हम लोग देखे थे क्या इन बुक का नाम था, हाँ, डू यू नो।
डू यू नो, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके। द लेजी रेफरल सिस्टम आर डायलॉग्स ऑन द आइडियाज ऑफ वर्ड एंड फील्ड विथ एलेन पेसेंट करके है। द जज रिपोर्टर अगेन आ गया। इन्वेंटर चेमिन फेसेंट कमेंट, ये कुछ अलग ही नाम दिख रहा है। ओके। जैज प्लेसेस, तो ये आप लोगों को कुछ आर्टिकल्स, कुछ इसके में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को अपने हिसाब से लगे वो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके। अब हम लोग इनके फ्रंट पेज कवर देख लेते हैं बुक्स के। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आउटसाइडर्स, आर्ट वर्ड्स, राइटिंग फॉर सोशल साइंटिस्ट, बॉयज इन वाइट, बिकमिंग अ माइजुआना यूजर। ये आप लोग कुछ की टर्म है माइजुआना यूजर्स के नाम पे ही हावर्ड एस बेकर की बात आती है या नाम आता है। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। नेक्स्ट हम लोग बुक देखते हैं, 1 मिनट। थिंकिंग टुगेदर, मेकिंग द ग्रेट, व्हाट अबाउट मोजार्ट एंड व्हाट अबाउट मर्डर। ओके। डू यू नो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेमिंग एंड बीइंग फ्रेम्ड, ये एक बुक है। ओके। टेलिंग अबाउट सोसाइटी, डूइंग थिंग्स टुगेदर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सोशियोलॉजिकल वर्क। इविडेंस, इसको मैं बहुत पहले भी डिस्कस की थी। इविडेंस को हावर्ड एस बेकर का लेवलिंग थ्योरी पे ही कोई एमसीक्यू था या कुछ तो क्वेश्चन था, उसमें हम लोग इसको डिस्कस किए थे। ओके। कल्चर एंड सिविलिटी इन सैन फ्रांसिस्को। और लास्ट बुक हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस। ये आप लोगों को याद होगा और ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। और ये नाम आप लोगों को जो याद है वो याद है बांस एवं बेकर। तो ये वही हावर्ड एस बेकर हैं जिन्होंने बांस के साथ मिल के लिखा है सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस। तो दोस्तों आज हम लोग हावर्ड एस बेकर के बारे में बहुत ऐसे फैक्ट्स थे जो कि नहीं, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोगों को पता चला होगा। और आप लोगों की जो भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए जो आप लोगों को नॉलेज चाहिए उसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना 100% दूँ, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो कम्प्लीटली हुआ करे, अच्छे से हुआ करें। तो यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।